तुर्कमानिस्तान का एक बहुत ही वसी और अरीज सहरा है और उसके बिल्कुल बीचों बीच ना एक बहुत बड़ा गड़ा है जो पिछली निस्फ सदी से मुसलसल आग उगल रहा है। जी हाँ, और देखने में वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई कुदरती आतिशफिशा हो। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो कुदरती नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये कोई लावा नहीं है, बल्कि एक ऐसी इंसानी गलती है जिसे बस छुपाने की कोशिश की गई थी और उस कोशिश ने जमीन पर बाकायदा एक जहन्नम का दरवाजा खोल दिया। सही कहा आपने। तो आज की इस गहरी गुफ्तगू में हम जमीन के उन मकामात का जायजा ले रहे हैं जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री और फितरत के वो तमाम आम उसूल जिन पर हम यकीन रखते हैं वो खुल्लम खुला चैलेंज हो रहे हैं। चले इसको तफसील से समझते हैं। तो इस कहानी का आगाज हम इस बात से करते हैं कि जब इंसान फितरत के मामलात में मुदाखलत करता है तो नतीजा कैसे निकलता है। वही तुर्कमानिस्तान का डोर टू हेल, या जिसे जहन्नम का दरवाजा कहते हैं। जी, वो 1970 की दहाई का वाकया है ना, जब सोवियत इंजीनियर्स वहाँ ड्रिलिंग कर रहे थे। बिल्कुल, 70 की दहाई में वो गैस की तलाश में थे और ड्रिलिंग के दौरान अचानक जमीन धंस गई। तो जहरीली गैस को फिजा में फैलने से रोकने के लिए उन्होंने सोचा कि इसे आग लगा देते हैं। उन्हें लगा कि चंद हफ्तों में जलकर खत्म हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। हाँ ना, मतलब आज दहाइयां गुजर चुकी हैं, सोवियत यूनियन टूट गया, दुनिया बदल गई, लेकिन वो आग वैसी भड़क रही है। तो मेरे जहन में एक आम सा सवाल आता है कि इतने सालों तक आखिर गैस खत्म क्यों नहीं हुई। अच्छा, इसकी बुनियादी वजह जमीन के नीचे मौजूद मीथेन गैस का वो दिवाहिकल और कह लें कि ना खत्म होने वाला जखीरा है, जिसने इस गड्ढे को एक मुसलसल सप्लाई लाइन फराहम कर दी है। यानी गैस मुसलसल ऊपर आ रही है। जी बिल्कुल, जमीन के अंदर दबाव इस कदर ज्यादा है कि वो गैस को मुसलसल ऊपर की तरफ धकेल रहा है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो ये है कि ये महज एक गड़ा नहीं है, बल्कि वसाइल के ज़िया की एक जिंदा और खौफनाक अलामत बन चुका है। वाकई इंसान ने समझा था कि वो एक माचिस की तीली से फितरत को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन फितरत ने उस गलती को एक मुस्तकिल और ना बुझने वाले अलाव में बदल दिया। 100% सही बात है। अच्छा, इंसान की इसी लापरवाही की एक और बड़ी शानदार लेकिन अजीब सी मिसाल अमेरिका की रियासत निवाडा में भी मौजूद है, जिसे फ्लाई गीजर कहते हैं। ओह हाँ, फ्लाई गीजर, वो तो बिल्कुल किसी और ही सैयारे का मंजर लगता है। बिल्कुल, मतलब 1964 में एक एनर्जी कंपनी ने वहां जियोथर्मल एनर्जी के लिए एक टेस्ट कुआं खोदा और उसे सही तरह बंद नहीं किया। अब वहां एक ऐसा मंजर है जो किसी द्योमलाई फिल्म का हिस्सा लगता है। मशरूम या फवारे जैसी शक्लें हैं जिनसे मुसलसल उबलता हुआ पानी निकल रहा है, और वो पानी मुसलसल उन चट्टानों को तामीर कर रहा है। हाँ, लेकिन मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा उलझाया ना, वो उन चट्टानों के रंग हैं। सब्ज, सुर्ख, नारंगी, इतने शोख रंग जैसे किसी ने उन पर पेंट की बाल्टियां उलट दी हों। मतलब क्या जमीन के अंदर से निकलने वाले पानी में कोई खास केमिकल है जो इन्हें ये रंग दे रहा है? देखिए, पानी में मादनियात तो ज़रूर हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जो पानी के बुखारात बनने के बाद वहाँ जमा होकर उन मीनारों को तामीर कर रहा है। लेकिन ये जो शोख रंग है ना, इनके पीछे केमिकल नहीं बल्कि बायोलॉजी है। एक मिनट, बायोलॉजी? जी हाँ, ये रंग दरअसल थर्मोफिलिक काई, या जिसे हम थर्मोफिलिक एल्गी कहते हैं, उसका कमाल है। एक मिनट रुकिए, थर्मोफिलिक एल्गी यानी इतने उबलते हुए खौलते हुए पानी में कोई गाय या पौधा कैसे जिंदा रह सकता है? आमतौर पर तो इतनी गर्मी में जिंदा खलिए पिघलकर खत्म हो जाते हैं। मतलब ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात लग रही है। और यही तो एक्सट्रीमोफाइल यानी इंतहा पसंद जिंदगी का राज है। मैं समझाती हूँ। उन खुर्दबीनी जानदारों के अंदर ऐसे खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो शदीद गर्मी में भी टूटते या गैर फाल नहीं होते। अरे वाह! उसके बरक्स वो उसी उबलते हुए पानी की हरारत को इस्तेमाल करके अपनी नशोनुमा करते हैं। जो आपको वहाँ सुर्ख और सब्ज रंग नजर आता है ना, वो दरअसल उन जानदारों की अरबों की तादाद पर मुश्तमिल कॉलोनियाँ हैं। क्या बात है! तो ये इस बात का सबूत है कि जिंदगी सिर्फ साजगार माहौल की मोहताज नहीं है, बल्कि ये नामुमकिन और इंतहाई सख्त हालात में भी खुद को ढालने की एक अजीब सी जिद रखती है। जिंदगी की जिद को देखते हुए अगर हम जमीन के उन मकामात की तरफ चलें जो फितरत ने खुद इंतहाई सख्त बनाए हैं,
तो मुझे इथोपिया का डिनाकिल डिप्रेशन याद आ रहा है। डायनाकल डिप्रेशन दुनिया के सख्तरीन मकामात में से एक। बिल्कुल, मतलब ये दुनिया के निशेबी तरीन मकामात में से है। वहाँ सब्जे का तो कोई नामो निशान तक नहीं, बस हर तरफ पीले और नारंगी रंग के चश्मे उबल रहे हैं। दर्जा हरारत अक्सर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। और वहाँ फिजा में गंधक की जो बू है वो बर्दाश्त से बाहर है। जी हाँ, गंधक की ऐसी चुपती हुई बो जो सांस लेना महाल कर देती है। तो ये कैसी अर्जियाती खिचड़ी है, मतलब ये जगह बनी कैसे? देखें, डायनाकल डिप्रेशन दरअसल वो मकाम है जहां जमीन की 3 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं। अच्छा, यानी जमीन फट रही है? बिल्कुल, जमीन का सीना चाक हो रहा है, जिसकी वजह से सतह के बिल्कुल नीचे मौजूद मैग्मा जेरे जमीन पानी को शदीद गर्म कर रहा है। अब होता ये है कि ये पानी जब गंधक, आयरन और नमक की मोटी तहों से गुजरकर ऊपर आता है तो वो तेजाबी और जहरीले चश्मे बनाता है। ओहो, तो वो पीला और नारंगी रंग इसी वजह से है? जी, वो मादनियात का रंग है। ये अर्जियात के लिहाज से ज़मीन का एक इंतहाई मुतहर्रिक, पुरतशद्दुद और बेचैन हिस्सा है। तेजाबी चश्मों से मुझे तंजानिया की लेक नेट्रॉन याद आ गई। जब मैंने उस झील की तस्वीरें देखी तो ये एक दीवा हैकल सुर्ख और गुलाबी ऑयल पेंटिंग जैसी लगती है, बड़ी मशहूर कुन। खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन उतनी ही जानलेवा भी। बिल्कुल, इसकी खूबसूरती के पीछे जो केमिस्ट्री है वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मैं पढ़ रहा था कि इस झील का पानी 10.5 से 12 pH सतह का हामिल है। हाँ, जो कि बहुत ही ज्यादा एल्कलाइन है। आम अल्फाज में समझें तो ये पानी बिल्कुल ब्लीच या अमोनिया जैसा तेज है। मतलब अगर कोई इसे छू ले तो साबुन जैसी फिसलन महसूस होती है, लेकिन फौरन ही जल जलना शुरू हो जाती है। जी, उस अमल को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। वो चर्बी को पिघला देता है। अरे बाप रे! तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये झील इतनी जानलेवा है, इतनी खतरनाक है, तो यहाँ लाखों फ्लेमिंगो परिंदे कैसे जिंदा रहते हैं? आम फहम तो यही कहती है कि ये जगह मुकम्मल तौर पर मुर्दा होनी चाहिए। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो ये है कि ये कुदरत का एक इंतहाई दिलफरेब तजाद है। फ्लेमिंगोज के अलावा वाकई कोई और जानवर वहाँ जाने की हिम्मत ही नहीं करता। और यही वजह है कि ये तेजाबी और एल्कलाइन कीचड़ उन परिंदों के लिए एक कुदरती हिफाजती किले का काम करता है। अच्छा, यानी शिकारी जानवर उन तक पहुंच ही नहीं सकते। बिल्कुल, ये कीचड़ चीलों, लोमड़ियों और दीगर शिकारियों को उनसे दूर रखता है। अब आप सोचेंगे कि फ्लेमिंगोज खुद कैसे बचते हैं? हाँ बिल्कुल, उनकी टांगें क्यों नहीं जलती? उनकी टांगों पर एक इंतहाई सख्त खुरदरा खोल होता है जो उन्हें इस तेजाब से बचाता है। और इससे भी आगे की बात यह है कि वो इसी झील में मौजूद एक खास किस्म की साइनोबैक्टीरिया को खाते हैं। ओह, वो बैक्टीरिया जो झील के रंग की वजह है। जी हाँ, वो बैक्टीरिया झील के सुर्ख रंग की वजह भी है और वही फ्लेमिंगोज के परों को वो मखसूस और खूबसूरत गुलाबी रंग भी अता करता है। क्या बात है! तो गोया मौत के इस प्याले में उन्होंने ना सिर्फ पनाह ढूंढ ली है, बल्कि अपनी खुराक भी वहीं से हासिल कर रहे हैं। ये तो वाकई हैरत अंगेज है। अच्छा, और जब इंतहाई मकामात का जिक्र हो रहा है ना, तो शुमाली अमेरिका की डेथ वैली का जिक्र भी बनता है। डेथ वैली नाम ही खौफनाक है। हाँ ना, ये इतना गर्म और खुश्क मकाम है कि दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यहाँ चलने वाली हवा ऐसी महसूस होती है जैसे किसी ने चेहरे पर सीधा एक देवेकल हेयर ड्राई चला दिया हो। बिल्कुल, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बेरहम वादी में एक जगह है जिसे आर्टिस्ट्स पैलेट कहते हैं। वहाँ के पहाड़ों पर गुलाबी, सब्ज, जामनी और पीले रंग बिखरे हुए हैं। मतलब इतनी वीरानी में ये रंग कहाँ से आए? कोई पेंट तो करने गया नहीं होगा। देखिए, वो रंग दरअसल जमीन के अंदर मौजूद मादनियात की ऑक्सीडेशन का नतीजा है। ऑक्सीडेशन? थोड़ा आसान अल्फाज में बताएं। मतलब जब मुख्तलिफ धातें हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के साथ कीमियाई अमल करती हैं ना, तो उनका रंग बदल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोहे को जंग लगने से वो सुर्ख या नारंगी हो जाता है। अच्छा, तो पहाड़ जंग आलूद हो रहे हैं एक तरह से। जी बिल्कुल, डेथ वैली में लोहे की ऑक्सीडेशन से चट्टानें सुर्ख और गुलाबी हो जाती हैं, माइका नामी मादनियात से सब्ज रंग आता है और मैंगनीज की वजह से पहाड़ों पर जामनी रंग उभरता है। और वो जो हेयर ड्रायर जैसी हवा है उसका क्या चक्कर है? उसे साइंस की जुबान में एडियाबैटिक हीटिंग कहते हैं। होता ये है कि हवा
پہاڑوں سے وادی میں اترتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے سکڑتی ہے اور شدید گرم ہو جاتی ہے۔ یہ وادی دراصل زمین کی کیمیائی اور موسمیاتی ہسٹری کا ایک کھلا میوزیم ہے۔ زبردست۔ کیمسٹری کے ان شاہکاروں کے بعد اب ہم ذرا ان مقامات کی بات کرتے ہیں جہاں ارضیات نے ہماری آنکھوں کے لیے ایک باقاعدہ دھوکہ یا سراب تخلیق کیا ہے۔ بولیویا کا سالار ڈی اویونی، دنیا کا سب سے بڑا نمک کا میدان۔ بالکل، خشک موسم میں یہ بس ایک دراڑوں والی نمک کی موٹی تہ ہے، لیکن بارش کے موسم میں یہ اچانک دنیا کے سب سے بڑے آئینے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مطلب تصویریں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے لوگ سیدھا بادلوں پر چل رہے ہیں۔ یہ شیشے جیسا عکس کیسے بنتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اس میدان کا حیرت انگیز طور پر ہموار ہونا ہے۔ دیکھیں، ہزاروں سال پہلے یہاں ایک بہت بڑی جھیل تھی جو آہستہ آہستہ خشک ہو گئی، اور پیچھے صرف نمک رہ گیا۔ بالکل۔ اب یہ نمک کا میدان میلوں تک بالکل سیدھا اور فلیٹ ہے۔ جب اس پر بارش کے پانی کی محض چند انچ کی ایک باریک تہ جمتی ہے نا، تو پانی کی سطح میں کوئی لہر، کوئی رکاوٹ یا کھچاؤ نہیں ہوتا۔ کیونکہ نیچے زمین بالکل ہموار ہے۔ جی، تو یہ ٹھہرا ہوا پانی روشنی کو 100% منعکس کرتا ہے، یعنی ریفلیکٹ کرتا ہے، اور یوں زمین اور آسمان کا فرق مکمل طور پر مٹ جاتا ہے۔ واقعی کمال ہے۔ ایک اور زبردست بصری دھوکہ آسٹریلیا کی لیک ہلیئر میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ 600 میٹر طویل یہ جھیل جو بحر الاوقیانوس کے گہرے نیلے پانیوں کے بالکل ساتھ واقع ہے، اور یہ مکمل طور پر گلابی ہے۔ جی، 1902 میں اسے میتھیو فلنڈرز نے دریافت کیا تھا۔ ہاں، اب دنیا میں اور بھی گلابی جھیلیں ہیں، لیکن ان کا رنگ موسم کے ساتھ ہلکا یا بدل جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ لیک ہلیئر کا رنگ سالوں تک ویسا ہی تیز گلابی کیوں رہتا ہے؟ اس کا راز بھی مائکرو ایلجی، خاص طور پر ڈونیلا سلینا نامی ایک خردبینی جاندار میں چھپا ہے۔ جب پانی میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس پر تیز دھوپ پڑتی ہے تو یہ ایلجی خود کو الٹرا وائلٹ شعاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے بیٹا کیروٹین نامی ایک پگمنٹ پیدا کرتی ہے۔ ایک منٹ، بیٹا کیروٹین؟ یہ تو وہی چیز ہے نا جو گاجروں میں ہوتی ہے؟ یہ بالکل وہی مادہ ہے جو گاجر کو اس کا نارنجی رنگ دیتا ہے۔ چونکہ اس جھیل کا ماحولیاتی نظام اور نمک کی سطح بہت زیادہ مستحکم ہے، اس لیے یہ ایلجی مسلسل بیٹا کیروٹین بناتی رہتی ہے، اور جھیل کا رنگ مستقل اور گہرا گلابی رہتا ہے۔ واہ، فطرت کا اپنا سن بلاک، کیا بات ہے! اور اگر ہم نظر کے دھوکے سے نکل کر وقت کے رک جانے کی بات کریں تو نمیبیا کے ڈیڈ وولی سے بہتر کوئی مثال نہیں۔ ڈیڈ وولی؟ وہ منظر تو واقعی ذہن سے نہیں نکلتا۔ ذرا اس منظر کا تصور ذہن میں لائیں۔ چاروں طرف دنیا کے سب سے اونچے چمکدار سرخ ریت کے ٹیلے ہیں، اور ان کے بیچ میں ایک سفید مٹی کا بالکل خشک پیالہ نما میدان ہے، اور اس میدان میں ہزاروں سال پرانے کالے درخت کھڑے ہیں جن پر کوئی پتا نہیں۔ ایک دم مردہ درخت؟ ہاں، تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک درخت جو مر چکا ہے وہ ہزاروں سال تک گلا سڑا کیوں نہیں؟ اسے تو اب تک مٹی میں مل کر ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں موسمیات بیالوجی کو شکست دے دیتی ہے۔ دیکھیں، لکڑی کو گلنے سڑنے کے لیے بیکٹیریا اور پھپھندی کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم فنجائی کہتے ہیں، اور ان مائکرو آرگنزمز کو زندہ رہنے اور اپنا کام کرنے کے لیے نمی چاہیے۔ اچھا، اور وہاں تو نمی کا نام و نشان؟ بالکل، ڈڈولی میں آب و ہوا اس قدر انتہائی خشک ہو چکی ہے اور ان اونچے ریت کے ٹیلوں نے اس علاقے کو ایسے قید کر دیا ہے کہ وہاں نمی پہنچ ہی نہیں پاتی۔ درختوں کو تیز سورج نے جلا کر کالا تو کر دیا، لیکن وہ گلنے کے بجائے وہیں خشک ہو کر ایک طرح سے پیٹریفائی ہو گئے، یعنی پتھر بن گئے۔ یعنی وقت اور خشکی نے انہیں وہیں منجمد کر دیا۔ کتنا زبردست میکینزم ہے۔ اچھا، وقت اور موسم کے کھیل کی ایک اور شکل فلپینز کی چاکلیٹ ہلز میں بھی نظر آتی ہے۔ چاکلیٹ ہلز، وہ بھی بڑی دلچسپ جگہ ہے۔ ہاں، وہاں 1200 سے زائد مخروطی یعنی کون شیپڈ پہاڑیاں ہیں۔ بارش کے موسم میں وہ سرسبز رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی خشک موسم آتا ہے گھاس سوکھ کر گہری بھوری ہو جاتی ہے، اور وہ بلندی سے دیکھنے پر بالکل چاکلیٹ کینڈیز جیسی لگتی ہیں۔ یہ اتنی ایک جیسی گول شکل کی پہاڑیاں بنی کیسے؟ اسے ارضیاتی زبان میں کارسٹ ٹوپوگرافی کہتے ہیں۔ کارسٹ ٹوپوگرافی؟ جی، یہ پہاڑیاں دراصل چونے کے پتھر یعنی لائم سٹون سے بنی ہیں۔
लाखों सालों तक बारिश के पानी ने, जो कि कुदरती तौर पर हल्का सा तेजाबी होता है, इन चट्टानों को काटकर और पिघलाकर ऐसी गोल और मखरूती शक्लें दे दी हैं। अच्छा, यानी ये बारिश के कटाव का नतीजा है। बिल्कुल। और ये कटाव का अमल इतना स्लो होता है कि इंसान इसे महसूस भी नहीं कर सकता, लेकिन हजारों साल बाद इसका नतीजा एक शानदार और हमवार अर्जियाती डिजाइन की सूरत में सामने आता है। और बाज़ औक़ात ये अर्जियाती डिज़ाइन किसी बड़े आलमिये या तब्दीली के नतीजे में भी सामने आते हैं, जैसे पेरू के एंडीज पहाड़ों में वाक़े रेनबो माउंटेन। ये पहाड़ सुर्ख, गुलाबी, सब्ज और पीले रंगों की खूबसूरत धारियों से सजा हुआ है। जी, और इसकी दरियाफ्त की कहानी बहुत ही हैरानकुन है। बिल्कुल, ज़रा रुकिए, इसकी कहानी वाकई कुछ अजीब है। ये खूबसूरत पहाड़ 2013 में सिर्फ इसलिए दुनिया के सामने आया क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस पर जमी सदियों पुरानी बर्फ पिघल गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बर्फ के नीचे ये छुपा हुआ था। तो क्या ये एक अजीब सी तल्ख हकीकत नहीं है कि मौसमियाती तब्दीली जैसी तबाहकुन चीज़ ने इस छुपी हुई खूबसूरती को बेनकाब किया? मतलब एक तरफ तबाही है, दूसरी तरफ खूबसूरती। देखिए, अर्जियात के मुताले में ये तजाद अक्सर देखने को मिलता है। ये रंगीन धारियां दरअसल समंदरी और ज़मीनी मादनियात की तहें हैं जो लाखों सालों में एक दूसरे के ऊपर जमा हुई और फिर टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से पहाड़ की शक्ल में ऊपर आ गईं और फिर बर्फ से ढक गईं। बिल्कुल। अब क्लाइमेट चेंज बेशक एक आलमी बुहरान है जिसके संगीन नताइज हैं, लेकिन इस वाक़ये ने हमें दिखाया कि अर्जियाती तबाही बाज़-औक़ात छुपी हुई तारीख के दरवाजे खोल देती है। बर्फ़ के हटने से हमने ज़मीन की एक ऐसी तह दर तह हिस्ट्री देख ली जो शायद कभी नज़र ना आती। ये बात तो है। अच्छा, ये ज़मीन की हैरतें सिर्फ रंगों और मनाजिर तक महदूद नहीं हैं। बाज़ मकामात पर अर्जियात और तारीख़ ने मिलकर इस हद तक पुरअसरार और खौफनाक माहौल पैदा कर दिया है ना कि इंसान ने वहाँ अपने खौफ और अकायद के गहरे निशान छोड़े। मेक्सिको के करीब आइलैंड ऑफ द डॉल्स इसकी एक भयानक मिसाल है। ओह, वो जजीरा तो वाकई रोंके खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। वहाँ एक पुराने केयरटेकर ने बुरी रूहों को भगाने के लिए दरख्तों पर गुड़ियाँ लटकाना शुरू की। अब आज वो गुड़ियाँ खिलौने नहीं रहीं। तेज़ धूप ने उनका प्लास्टिक पिघला दिया है, नमी से उन पर फफूंदी लग गई है और कीड़ों ने उनके अंदर घर बना लिए। यानी कुदरती मौसम ने इंसानी बनावट को एक बाकायदा डरावने ख्वाब में बदल दिया है। हाँ, मतलब कुदरत ने इंसान के खौफ को एक नई शक्ल दे दी। और यहाँ एक और दिलचस्प पहलू ये है कि जब इंसान और मौत के गठजोड़ की बात आती है तो चेक रिपब्लिक का सेडलिक ओसियरी, जिसे बोन चर्च कहते हैं, वो बहुत काबिल गौर है। बोन चर्च यानी हड्डियों का चर्च? जी। 14वीं सदी में ब्लैक डेथ की वबा और जंगों ने कब्रिस्तानों को इतना भर दिया कि लाशें दफनाने की मजीद जगह ही न रही। फिर 1800 की दहाई में एक लकड़ी तराशने वाले ने 70,000 इंसानों की हड्डियों को जमा करके इस चर्च की अंदरूनी सजावट की। 70,000 इंसानों की हड्डियां? अरे बाप रे। बिल्कुल। छत पर बाकायदा सोने की खोपड़ियां लटक रही हैं। अब ये कोई आर्जियाती कमाल नहीं है, लेकिन ये तारीख के बोझ और मौत के खौफ को एक फनकाराना शक्ल देने की इंसानी कोशिश को जाहिर करता है। और जब हम खौफ और तारीख की बात कर रहे हैं ना, तो कुछ मकामात की पुरअसरारियत उनकी गहरी खामोशी में छिपी होती है। जैसे चिली का एस्टर आइलैंड, जहाँ सैकड़ों दिव्यकल नामुकम्मल मुजस्समे जमीन में आधे धन से खड़े हैं। जी, ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। हाँ, इन मुजस्मों को देखकर लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी तहजीब अपना काम अधूरा छोड़कर अचानक गायब हो गई। लेकिन खौफनाक खामोशी का असल तजुर्बा जापान के माउंट फूजी के करीब आओकीगारा जंगल में होता है। यहाँ मेरा एक सवाल है, ये 13.5 मुरब्बा मील पर फैला हुआ एक घना और सरसब्ज जंगल है। जी बिल्कुल। तो बज़ाहिर तो इसे फितरत का एक पुरसुकून हिस्सा होना चाहिए, तो फिर इस जंगल में इतनी शदीद खामोशी और इतना दम घुटने वाला एहसास क्यों होता है? मतलब परिंदों और हवा की आवाज़ें कहाँ चली जाती हैं? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। देखें, इसकी वजह मुकम्मल तौर पर अर्जियाती है। ओकीगारा का जंगल जिस ज़मीन पर उगा है वो कोई आम नरम मट्टी नहीं है, बल्कि माउंट फूजी से निकलने वाले लावे की चट्टानें हैं, जिसे हम बेसाल्ट कहते हैं। अच्छा, लावे की चट्टानें?
تو اس سے آواز کا کیا تعلق یہ ہے کہ اس آتش فشانی چٹان کے اندر ہوا کے لاکھوں چھوٹے چھوٹے بلبلے یا مسام جمے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے پورے جنگل کے فرش پر ساؤنڈ پروفنگ فوم بچھا دیا ہو۔ ارے واہ! جی، تو جب کوئی آواز پیدا ہوتی ہے نا، تو وہ لہریں درختوں سے ٹکرا کر واپس گونجنے کے بجائے ان سوراخدار چٹانوں میں جذب ہو کر قید ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ پتھر باقاعدہ آواز کو نگل رہے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ اور اس کے ساتھ درختوں کی کثافت یعنی ڈینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہوا کو بھی جنگل کے اندر آزادانہ چلنے سے روک دیتی ہے۔ شدید بارش کے دوران بھی بعض حصوں میں پانی کا ایک قطرہ تک نیچے زمین پر نہیں پہنچتا۔ تو یہ تو ایک مکمل قدرتی ساؤنڈ پروف کمرہ بن گیا۔ بالکل، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح زمین کی ارضیات انسان کے نفسیاتی احساسات کو مکمل طور پر کنٹرول کر سکتی ہیں۔ جب خاموشی غیر طبعی حد تک بڑھ جائے نا، تو انسانی ذہن اس سے سکون کے بجائے خوف سے جوڑ لیتا ہے۔ کیا کمال کا میکانزم ہے!